क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली का 12वां भाव किस तरह की अलौकिक एवं रहस्यमय शक्तियों से भरा है? आज हम जानेंगे कौन सी राशियां हैं जो 12वें भाव में रहस्यमय शक्तियों का अनुभव कराती हैं और क्यों। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि आज 4 लग्न और राशियों की चर्चा है। हो सकता है इसमें आपका लग्न हो, आपकी राशि हो अथवा न हो, परंतु एक बात तो तय है कि ज्ञान अर्जित करने के दृष्टिकोण से आज का ये जो विषय है, आज का ये जो कार्यक्रम है, बेहद ज्ञानवर्धक है, अद्भुत है और इसे आपको अवश्य ही जानना और समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह भाव केवल व्यय का नहीं है, त्याग और पृथकता का ही नहीं है, इसे मोक्ष का भी भाव कहा गया है। परंतु जन्म कुंडली का 12वां भाव सर्वाधिक रहस्यमयी ज्ञान को लिए हुए है, या यूं कहिए कि अलौकिक शक्तियों का जो आभास है वो कुंडली के 12वें भाव से ही पता चलता है। क्यों? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 8वां भाव, असल में देखा जाए तो इस भाव को सबसे अधिक रहस्यात्मक भाव कहा गया है। कारण हमारी आयु और हमारी मृत्यु का विचार कुंडली के 8वें से होता है और सबसे अधिक गुप्त, सबसे अधिक रहस्यमयी मानव के लिए तो उसकी आयु और मृत्यु ही तो है। गुप्त, जितनी भी गुप्त बातों की जानकारियां होती है वो कुंडली के 8वें से मिलती है। परंतु 8वें भाव से 5 घर आगे जो 8वें भाव का भी ज्ञान करा दे, यानी जो भाव पहले से ही रहस्यमय है, उस रहस्यमय भाव का भी ज्ञान कराने वाला भाव वो कुंडली का 12वां भाव है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन से लग्न हैं। प्रिय दर्शकों, बात केवल लग्न से नहीं है। सबसे पहले तो जानिए कि जिस लग्न की चर्चा सर्वप्रथम है वो सिंह लग्न है। परंतु यह सिंह लग्न के आपके होने भर मात्र से घटित नहीं होगा। इस सूत्र को ध्यान से समझ लीजिए और जान लीजिए कि क्यों चर्चा सिंह लग्न की प्रारंभ में हो रही है। कारण यह है कि आपके 12वें भाव में कर्क राशि होती है। परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, यदि आप सिंह लग्न के हैं तो आप पर लागू तो होगी, पर यह लागू तब होगी जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे। अर्थात आपका लग्न सिंह परंतु आपकी राशि कर्क होनी चाहिए। अर्थात चंद्रमा स्वयं की राशि में 12वें भाव में कर्क राशि में यदि बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए आप खास हैं, आप विशेष हैं। कैसे? सबसे पहले जानिए कर्क राशि के बारे में। कैसी राशि है कर्क राशि? तो आप जानते हैं यह भावनात्मक, रहस्यमयी और अंतर ज्ञान की राशि है कर्क राशि। चंद्रमा से शासित है। भावनाओं का, मनोविज्ञान का और अवचेतन मन से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो मूल रूप से कर्क राशि से ही तो पता चलता है। और 12वें भाव में यह राशि यदि है तो जातक को जातक की भावनाओं की जो गहराई है उस गहराई के तल पर ले जाता है, अवचेतन मन के गहरे परतों को समझने में सहयोग करता है। प्रिय दर्शकों, बेहद संवेदनशील राशि है ये कर्क राशि। और एक बात सदैव ध्यान रखिए, ये जो अदृश्य रहस्यमय शक्तियां हैं ये उन्हीं लोगों से जुड़ सकती हैं, उन्हीं के संपर्क में आ सकती हैं जो संवेदनशील हों, जो दूसरों के दर्द को समझ सके, दूसरों की भावनाओं को समझ सके। जरा गौर करिए, सिंह में यह गुण होता है।
सिंह में कहीं आपने ये गुण देखा है कि वो दूसरों की भावनाओं को समझ लें? ना। परंतु कर्क राशि 12वें भाव में होने के कारण 50% ये देखने को मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझिए, जब 12वें भाव में चंद्रमा होंगे तो सीधी सी बात है, ऐसे जातक के अवचेतन मन को जागृत कर देंगे। सिंह में एक विशेष लक्षण और देखने को मिलता है, वो है एकाकीपन। वो अपने आप में ही व्यस्त और मस्त रहने वाले होते हैं। रहस्यमयी शक्तियां उनके संपर्क में जल्दी आ जाती हैं जो बहुत अकेले और एकाकीपन में हो। फलतः सिंह लग्न परंतु राशि कर्क और चंद्रमा 12वें भाव में, तभी यह घटना घटित हो सकती है। एक और बात आपको बता देता हूं, जान लीजिए। अगर कर्क राशि में 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे जातकों से रहस्यमयी शक्तियों के रूप में उनके पूर्वज ही उनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि उनकी जो आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत होती है। फलतः उनके पूर्वज ही शक्तियों के रूप में उनके संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन काल में और अधिक, दो बातें यहां भी हैं। अब मान लिया जाए कुंडली में कुछ और ऐसी स्थिति बनी हुई है या जातक का जो लालन पालन हुआ है वो किसी ऐसे परिवेश में नहीं हुआ है जहां बहुत अधिक साधना गहरे तल पर हो, तो संभवतः इस शक्ति का वो दुरुपयोग करे या नजरअंदाज करे या उसको समझ में ही ना आए। लेकिन अगर ऐसे जातक का लालन पालन किसी ऐसे घर में हुआ है जहां सात्विकता रही है, साधना रही है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा कर्क राशि में यदि हैं तो ऐसे जातक को रहस्यमयी शक्तियों का आभास 100% होगा। अदृश्य शक्तियां सदैव उससे संपर्क करेंगी और यह तय है कि वो शक्तियां कोई और नहीं, उनके खुद के पूर्वज ही होंगे। प्रिय दर्शकों, दूसरा जो लग्न है वो धनु है। इसलिए धनु है क्योंकि 12वें भाव में वृश्चिक राशि होती है और यह राशि ही अपने आप में सबसे सर्वाधिक रहस्यमयी राशि है। और चंद्रमा यहां पर अगर होते हैं, याद रखिएगा, यह सिद्धांत लागू तभी होगा जब वृश्चिक राशि होगी, यानी 12वें भाव में चंद्रमा होने चाहिए। तो 12वें भाव में चंद्रमा होंगे, धनु लग्न की कुंडली हुई। अब चंद्रमा जब 12वें भाव में होंगे तो वृश्चिक राशि में होंगे। अब इस वृश्चिक राशि का संबंध गहरे परिवर्तन और आत्मिक पुनरुत्थान से है। साथ ही साथ रहस्यमय शक्तियों का आभास इस राशि को बेहद आसानी से हो जाता है। जब यह राशि कुंडली के 12वें भाव में होती है तो ऐसे जातकों को गुप्त ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों का अनुभव होता ही रहता है। यह अलग बात है कि आप चाहकर कि भी दूसरों को इसके बारे में नहीं समझा सकते हैं। कई बार तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि वो रोमांच के रूप में आपको महसूस हो रहा है या कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगल बगल आपके कोई खड़ा है। बस ये तय जानिए कि वृश्चिक राशि यानी 12वें भाव में वृश्चिक राशि है, वहीं चंद्रमा है, तो यह आपके साथ अवश्य होगा। यूं समझ लीजिए कि आपका ये जो जन्म है आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इस बात की सूचना मिल रही है आपको कि आपका ये जो जन्म हुआ है आध्यात्मिक पुनर्जन्म है आपका, और पूर्ण रूपेण आपको आध्यात्म से जुड़े रहना है और गहराई से आध्यात्म को समझना है। इस तरह के लोग जीवन में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, पर इन्हीं कठिनाइयों से वो सीखते हैं। एक कमाल की बात आपको बता देता हूं, आप रहस्यमयी दुनिया से भी, जहां रहस्य की बातें हो रही हो, अदृश्य शक्तियों की बातें हो रही हो, वहां से आप आकर्षित भी खूब होंगे और इनका आपको अनुभव भी खूब होगा। आप आजमा लीजिए 100%। प्रिय दर्शकों, तीसरा लग्न मीन है। क्यों? क्योंकि इस लग्न के 12वें भाव में कुंभ राशि होती है। पर यह ध्यान रखना है, चंद्रमा भी 12वें भाव में होने चाहिए, तभी यह सूत्र, यह सिद्धांत लागू होगा आपके ऊपर। परंतु यह ध्यान रखिए कि यह जो मीन लग्न है, आपको जो रहस्यमयी शक्तियां संपर्क करती हैं, जो आपसे जुड़ती हैं, वो असल में आपको मानव कल्याण की ओर, प्रायः ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो अपने शक्तियों के माध्यम से लोगों का, समाज का भला करते हैं। वो आमतौर पर देखने में आता है मीन लग्न के होते हैं। कुंभ राशि 12वें में चंद्रमा होने के कारण ऐसे लोगों के अंदर जो शक्ति जागृत होती है वो जन्मजात भविष्य की होती है, भविष्यवाणी की होती है। ऐसे लोगों द्वारा कही गई बातों का घटित हो जाना, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना, इनको खूब होता है। एक और बात आपको बताता हूं, वो चाहे
इहलौकिक हो या पारलौकिक हो, किसी भी तरह की रहस्यमयी शक्तियां हैं, वो दोनों से ही संपर्क में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि कुंभ लग्न के जातक मूलतः आध्यात्मिक विचारधारा के होते हैं और इनके अंदर जो ज्ञान होता है वो इन शक्तियों को पाकर के उसका कोई खुद से लाभ नहीं उठाना चाहते, अपने लिए उसका फायदा नहीं लेना चाहते, वरन इनकी शक्तियों से दूसरों को लाभ होता है। कुंभ राशि के लोग सामाजिक न्याय, वैश्विक परिवर्तन की ओर जन्मजात आकर्षित होते हैं। फलतः इनकी जो शक्ति है वो मानवता की सेवा की ओर इनको खींच करके ले जाती है। अतः ऐसे जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में कोई बड़े परिवर्तन लाए हैं वो इस तरह के ही देखे गए हैं। और चौथा लग्न स्वयं मेष है। क्यों? क्योंकि इसके 12वें भाव में मीन राशि होती है और गौर करिए तो मीन में ठहराव नहीं है, माफ करिएगा, मेष में ठहराव नहीं है, अकेलापन भी नहीं है, बल्कि संतोष की भी कमी है। परंतु 12वें भाव में मीन राशि में चंद्रमा भर होने से यह जरूर ध्यान रखना है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये सभी जिन राशियों की लग्नों की चर्चा मैंने की है, सबकी रहस्यमयी शक्तियां अलग अलग हैं। जैसे कर्क की मैंने बताई, कर्क वाली जो रहस्यमयी शक्तियां हैं उनके पूर्वज ही होते हैं। कुंभ वाले जो हैं, जिनके 12वें में कुंभ राशि है, उनकी जो शक्तियां हैं वो कोई भी ऐसी शक्ति हो सकती है, वो ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। कई बार उनको शक्तियों का आभास नहीं होगा, परंतु जब वो बोलने लगेंगे, बताने लगेंगे तो धारा प्रवाह चीजें उनके दिमाग में उत्पन्न होंगी। तो वहीं जो वृश्चिक हैं उनके लिए तो साक्षात रहस्यमय शक्तियां ही उनके संपर्क में आती हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। और मीन को सदैव, यानी 12वें भाव में मीन राशि हो तो आध्यात्मिक अथवा सात्विक, ये आप जानते हैं, ये पहले से ही ये बात जान लीजिए कि मीन जागृत राशि है, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि, जल तत्वीय राशि है, अत्यधिक संवेदनशील राशि है और अंतर्ज्ञान से भरपूर है। ये वो राशि है जो दूसरों के दर्द को समझती है, खूब समझती है। फलतः 12वें भाव में अगर चंद्रमा मीन राशि में है तो ऐसे जातक की जो आध्यात्मिक चेतना है वो बहुत जल्दी शीघ्र जागृत हो जाती है। और फलतः ऐसे लोग यदि कोई साधना करें, ध्यान करें, यूं समझ लीजिए कि ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से, आभास, विजन के माध्यम से इनको रहस्यों का अनुभव कराती हैं। इस राशि में यानी मीन राशि में 12वें में चंद्रमा होने के कारण जातक दयालु होगा, संवेदनशील होगा। फलतः ये कुछ इस प्रकार का होगा कि दूसरों की परेशानियों को समझेगा और इनको जिन शक्तियों की प्राप्ति होती है वो शक्तियां ऐसी होती हैं कि आपको लाभ देती हैं। दूसरों की आप सेवा करिए, दूसरों की परेशानियों को आप समझिए और साथ ही साथ स्वयं साधना में लिप्त हो जाइए। यानी मैं कह सकता हूं कि अलौकिक शक्तियों का जो अनुभव होता है वो इनका थोड़ा अलग तरीके का होता है। इनकी जो, आप यूं समझ लीजिए जैसे बाबा तुलसीदास जी, उनके लिए अगर आप समझें तो ये उस प्रकार की शक्तियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेष लग्न के थे, मैं बताना चाहता हूं उदाहरण के स्वरूप, जो ऐसी होती हैं कि उनको मिलती हैं और सन्मार्ग पर ले जाती हैं। जैसे बाबा तुलसीदास को प्रेत का साक्षात्कार हुआ और उसने हनुमान जी का पता बता दिया। तो ये मेष वालों के लिए है। इनकी शक्ति, रहस्यमय शक्ति अलग है। कई बार इनकी शक्तियां विजन के रूप में, आभास के रूप में, स्वप्न के रूप में इनको दिखाई पड़ती हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर एक ऐसा कोई योग है तो आपको किस तरह की शक्तियों का अनुभव हो रहा है, किस तरह से आप इन शक्तियों को पहचान पा रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ बातें आपको बताई, जरूरी नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इसी धरा पर भगवान हैं, भूत प्रेत हैं, सब यहीं पर हैं, शक्तियां भी यहीं पर हैं। अब बारी आती है उन शक्तियों का हमसे संपर्क करने का। क्या सचमुच वो करती हैं? जाहिर सी बात है, मैंने जिनके लिए कहा इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे नहीं होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। हो सकता है जब आप कहेंगे तो इसी दर्शक वर्ग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जिनके साथ ऐसा हो रहा है उन्हें अवश्य पता चलेगा। मैं कुछ उदाहरण ऐसे भी देना चाहता हूं। जैसे मैंने रहस्यमय शक्तियों का जिक्र किया, जरूरी नहीं है कि रहस्यमय शक्तियां आपको सीधा साक्षात्कार के रूप में खड़ी हो जाएंगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जैसे मैंने कहा कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको लगेगा बगल में कोई बैठा हुआ है, आप कहीं हैं, लगेगा आपको कोई देख रहा है। हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि ये भ्रम है, एक नितांत भ्रम, झूठा भ्रम। मैं कह सकता हूं ये उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा नहीं होता
और जिनके साथ होता है वो कई बार तो महसूस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये योग है, तो आपको इन अदृश्य शक्तियों का अनुभव हो जाएगा और आप उनसे जुड़ सकते हैं। अब बारी आती है कि हम जुड़ के करें क्या। नहीं, आपको कुछ नहीं करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये योग होना ही अपने आप में वरदान है। वो शक्तियां आपको समय समय पर खुद आभास कराती रहेंगी। चारों की शक्तियां अलग अलग हैं और ये शक्तियां आपको आभास कराती रहेंगी कि आपको वक्त आने पर कैसे क्या करना है। और एक कमाल की बात जानिए कि जब जब कई बार आपसे कुछ ऐसा भी हो जाता है जो आपको लगता है गलत हो गया और बाद में पता चलता नहीं सब संभल गया, सब ठीक हो गया, तो कराने वाली भी ये शक्तियां और उसका प्रभाव भी आपको सही सही दिलवा देती हैं, अच्छा दिलवा देती हैं। अब आप फिर से एक बात का समझ लीजिए कि हो सकता है कि जब मैं इन शक्तियों की चर्चा कर रहा हूं तो फिर मतलब राम कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी ये सब नहीं रह गए। भाई ये शक्तियां भी तो उन्हीं के स्वरूप से हैं, उन्हीं का तो कोई अंश है। ये भगवान इस सृष्टि में, इस धरा में सब एक ही है और ये शक्तियां भी उन्हीं से निकली हुई हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो जरूर टिप्पणी करिए, अपनी बात कमेंट में बताइए। हो सकता है औरों को ना समझ में आए, कम से कम मैं तो समझ ही सकूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।